केंद्र सरकार ने कहा है कि जाति जनगणना कराया जाएगा और वो भी जब जनगणना होगा उस वक्त ही होगा। मेरे साथ चिराग पासवान जी हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बिहार के बड़े नेता हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। कल क्या आपको अंदाजा था कि सरकार की तरफ से कोई ऐसी घोषणा हो सकती है, क्योंकि सब तो सोच रहे थे कि युद्ध के बारे में कोई घोषणा होगी? नहीं, देखिए, इस बात को लेकर चर्चाओं का दौर तो लंबे समय से सरकार के भीतर चल ही रहा था और मैं अपने तीसरे कार्यकाल की बात नहीं कर रहा सरकार के, बल्कि इससे पूर्व में भी लंबे समय से अलग अलग दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता इस विषय को लेकर चर्चा कर ही रहे थे। इसके लिए देखिए, एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। आज देश की जो आबादी है उसमें जनगणना पूरी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ सही आंकड़ों को परिणाम में हम लोग लेकर आए, उसके लिए वो व्यवस्था तैयार हो। तो एक लंबे समय से इसको लेकर चर्चा हो रही थी और बीजेपी प्राइमरीली तो इसके खिलाफ थी ना। ये एक धारणा बनाने का प्रयास ज़रूर किया जाता है। अगर आपने देखा होगा कि बिहार में भी जब सर्वे हुआ था उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने पूरे खुलकर इसका समर्थन किया था। और मेरी भी जितनी बार बातचीत बंद कमरों में गठबंधन के भीतर इस विषय को लेकर, क्योंकि मैंने शुरू से हमेशा इसका मैं पक्षधर रहा हूं, बल्कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिखाया ही इसलिए जाता था ये कहकर कि दोनों की सोच में बहुत फर्क है। बंद कमरे की बात कही आप। बट हाँ, ऐसे में जब बंद कमरे के भीतर भी जब ये चर्चा होती थी तो वो सकारात्मक सोच भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं के माध्यम से सुनने को मिलती थी इस विषय को लेकर। टाइमिंग को लेकर बड़ा बातचीत हो रहा है कि अभी क्यों, थोड़ी दिन बाद भी कर लेते हैं, अभी तो पहलगाम से निपटना। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये सामर्थ्य मेरे प्रधानमंत्री में है कि जहाँ एक तरफ देश की सीमाओं को, सरहदों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो वहीं गरीब कल्याण से जुड़ी हुई योजना को भी निरंतरता में कैसे गति दी जा सके, जन भावनाओं का भी निरंतरता में कैसे सम्मान रखा जा सके, ये क्षमता हमारे प्रधानमंत्री जी में है। जहाँ एक तरफ पहलगाम को लेकर आतंकियों को, उनके आकाओं को उन्हीं की भाषा में उससे करारा जवाब देने के लिए भी रणनीति तैयार हो रही है, तो वहीं ये भी एक ऐसा विषय है जो कि देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करता है और जिसको लगातार विपक्ष एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता रहा, एज अ पॉलिटिकल वेपन यूज करने का प्रयास करता रहा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी जहां सीमाओं को भी संभाल रहे हैं, तो वहीं देश की आबादी की भावनाओं को भी संभालने का काम कर रहे हैं। तो क्या बिहार इलेक्शन को ध्यान में रख के किया गया, ये भी सवाल उठ रहा है। अब बताइए, विपक्ष के लोग ये भी बोल रहे हैं एक राज्य के चुनाव के लिए आप राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना आप कराएंगे, ये फैसला कौन सोचेगा करने के लिए? क्योंकि बिहार से शुरू हुआ था ना ये जाति जनगणना, अगर हम सर्वे हुआ, वहां पे रिपोर्ट आई उसकी। अगर हम लोग को इसका लाभ ही लेना होता बाबा, तो हम लोग तो चुनाव से पहले करवा लेते ना, लोकसभा से पहले करवा लेते। जबकि ये लोग ये नैरेटिव उस वक्त सेट करने का प्रयास कर रहे थे, इन्होंने दुनिया भर का आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, तो हम लोग को तो लाभ तब होता अगर हम लोग इसको लोकसभा, क्योंकि हम लोग को कुछ राज्यों में नुकसान तो हुआ ही इनके फॉल्स नैरेटिव से। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहाँ पे ये लोग बार बार जाकर संविधान की प्रतिलिपि लहराने का काम कर रहे थे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। आज लगभग 10 महीने होने को है, मुझे बताइए कहां का आरक्षण चला गया, किसका संविधान खत्म हो गया? फॉल्स नैरेटिव। उसी तरीके से अभी भी फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है कि सिर्फ बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नहीं, ये देश भर की बड़ी आबादी की भावना को मद्देनजर रखते हुए लिया गया। लेकिन ये बात भी तो कहा जा रहा है ना कि आपने विपक्ष का मुद्दा खत्म कर दिया, बिहार चुनाव का मुद्दा बदल गया। मुद्दा तो उनके हाथ से हम लोगों ने छीन लिया, ये बात तो सही है, इसको तो मैं मानूंगा, क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ इसको मुद्दा बनाया। आप बताइए, अगर ये मुद्दा नहीं होता बाबा, तो इतने लंबे समय से जो विपक्षी दल इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं, अधिकांश समय आप लोग सत्ता में रहे हैं, केंद्र हो या राज्य हो। राजद जैसी पार्टी बोलती है निरंतरता में 15 साल तक आप लोग 90 के दशक से आप लोग सत्ता में रहे। कांग्रेस बोलती है आज़ादी के बाद, आप बताइए प्रभु कौन था सत्ता में? आपके आज राहुल जी होड़ में लग गए हैं इसका श्रेय लेने की। पूछिए राहुल जी से कि आज़ादी के बाद आपकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं कराया? आजादी के बाद कभी जाति आधारित जनगणना नहीं हुई। आखिरी बार जो हुआ लगभग 100 साल होने के बाद 1931 के समय में इनिशिएट हुआ था, देवेगौड़ा जी के समय में इनिशिएट हुआ था, शरद यादव इन सब नेताओं को आपको आज के दिन उस वक्त इनिशिएट हुआ था, जबकि 2010 में मनमोहन जी की सरकार में इसको लेकर जीवन तक गठित कर दिया गया था। तो क्यों नहीं करवाया आपने? लेकिन आपको मालूम है, आप वैसे पिता के पुत्र हैं जिन्होंने ये सब चीज शुरू किया था। ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, इसका अगला स्टेप क्या है आपके लिए? इस श्रृंखला
में ये पहली कड़ी है। मेरे नेता का आपने जिक्र किया, 60 के दशक में वो सक्रिय राजनीति में आए। उस वक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी जो लोहिया जी के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी थी, और मेरे नेता उस पार्टी के एक नारे को पंक्ति के तौर पर अक्सर इस्तेमाल करते थे। पार्लियामेंट के कई भाषणों में भी ये है, संशोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। इस सोच के साथ कि सबको बराबरी की हिस्सेदारी मिले, उस सोच के साथ जितने भी उस वक्त के नेता, जिसमें मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी थे, मैं मानता हूं कि आज वो जहां कहीं भी होंगे इस फैसले से बहुत खुश और संतुष्ट होंगे। क्या आपको लगता है कि जो सीलिंग है 50% आरक्षण की, उसको बढ़ा के 65% करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि ये अभी शुरुआत है। सामाजिक न्याय की व्यवस्था को और ज़्यादा सशक्त करने की श्रृंखला में आने वाले समय में इससे जुड़े हुए जितने भी फैसले हैं जिस पे निर्णय लेने की जरूरत होगी, मेरे प्रधानमंत्री जी में वो इच्छा शक्ति है कि वो समय समय पर लिए जाएंगे। आपकी डिमांड है कि होनी चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं। तमिलनाडु में है। बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि इसको बढ़ाया जाए, इसके दायरे को बढ़ाया जाए। अब इसके लिए संवैधानिक और कानूनी जो भी प्रावधानों की जरूरत है, वो समय में, आने वाले समय में बैठकर जरूर उस पर चर्चा। क्या आने वाले दिनों में आप चाहेंगे कि ओबीसी के लिए भी लोकसभा विधानसभा में सीटें रिजर्व हो? ये तमाम राजनीतिक विषय ऐसे हैं जो कि गठबंधन के भीतर बैठकर ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे। बट आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, पहले इसको अंजाम तक पहुंचा दे, एक बार इसके आंकड़े सामने आ जाएं। क्योंकि अभी तक हम लोग 1931 के आधार पर हुई जनगणना के हिसाब से ही मोटा मोटी मान के चलते हैं कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये वैसे। किसी के पास सही जानकारी नहीं है। एक बार सही जानकारी आ जाए, उसके बाद व्यवस्था में जितने बदलाव की जरूरत होगी सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए, वो सब किए जाएंगे। एक और चीज रामविलास जी उठाते थे जो कि आजकल लोग बोलने से कतराता है, वो है कि प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो। क्या चिराग पासवान चाहेंगे कि ओबीसी दलित को प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल मिलना चाहिए? बल्कि मेरी पार्टी, हमारी पार्टी के संविधान में इस बात को हम लोगों ने लिखा हुआ है, और अलग अलग समय पर हर एक मंच से हम लोगों ने इसको उठाने का भी हम लोगों ने काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण ज़रूर होना चाहिए, और आने वाले दिनों में ज़रूर उसके लिए अब और ये एक मजबूत आधार भी बनेगा उस समावेश का, जिसके आधार पर उस मुहिम को भी अब बल दिया जाएगा। क्या आपको लगता है बिहार का चुनाव घूम गया है? मुझे नहीं पता बिहार का चुनाव घूमा है कि नहीं घूमा, बट हाँ, पक्ष में तो पहले भी एनडीए के ही था। आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार के आप किसी भी गांव में चले जाइए, उपचुनाव इसका उदाहरण है। हम लोग ऐसी सीटें इस बार के उपचुनाव में जीते हैं जो एनडीए लंबे समय से नहीं जीता था। बेलागंज, तरारी जैसी सीटें हम लोग जीते हैं। तो ये अपने में दर्शा रहा है कि लोग पुनः एनडीए को इस बार जिताने का मन बना चुके हैं। पर हाँ, इस फैसले से मुझे लगता है अब हम लोग एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या चिराग पासवान 40 से कम सीट पे लड़ेंगे बिहार में? बाबा, ये सवाल मैं नहीं सार्वजनिक मंच पे इसकी आपके चर्चा 5 सांसद तो है ना भाई। पर ये गठबंधन, उसको मैं गठबंधन की 6-25-30 तो बनेगा ही बनेगा। 35 भी बन सकता है। 6 या 7, आप कितने विधानसभा? आप प्लीज एडवोकेट कर दीजिए मेरी तरफ से गठबंधन के। आप कोई संख्या तो होगी ना, चाहेंगे जरूर जिसकी है। 5 सांसद हैं उसकी तो कोई तो नंबर होगा। नहीं, जरूर संख्या है, और गठबंधन के भीतर जब चर्चा शुरू होगी हम लोग जरूर वो संख्या भी रखेंगे। फॉर्मूला पे भी, हमेशा फॉर्मूला के आधार पर ही सीटों का बंटवारा हुआ है। बट मैं इतना जरूर कह दूं कि बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली हो जाएगा। लोकसभा में भी विपक्ष हम ही लोगों पे उंगलियां उठा रहा था कि हम लोग का तो हो जाएगा, इनका नहीं होगा, जबकि हम लोग का हो गया। वहां पे विरोधाभास देखने को मिला। वैसे ही बिहार में महागठबंधन चुनाव आते आते तक टूटता हुआ दिखेगा और एनडीए एकजुटता के साथ आगे बढ़ेगा। तो आपका कहना कि जो भी सीटें दी जाएगी आप मान लेंगे? आप मैंने हमेशा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पे अपना बिना किसी शर्त के समर्थन मैंने जताया है, और उन्होंने हमेशा मेरे इस विश्वास का सम्मान किया है, और आगे भी वो करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी पशुपति जी से भी एक चैनल खोला हुआ है। आप क्या कहेंगे? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं 2-3-4 सीट के हिसाब से मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पर इसकी संभावना, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ना के बराबर ही नहीं, ना है। एनडीए ने कहा कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री वही होंगे। तो मुख्यमंत्री का रेस खुला हुआ, और आप बार बार कह रहे हैं कि बिहार आपको बुलाता है, तो आप
मुख्यमंत्री जी पुनः 2025 बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जब एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री के रूप में पुनः वही शपथ लेंगे। चिराग पासवान का कोई बिहार जाने का मन नहीं है? बिल्कुल है, और मैंने तो हमेशा इस बात को सार्वजनिक मंच से कहा ही है कि मेरा तो राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दिल्ली में रहा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया, करीबी रूप से बिहारियों को विपरीत परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर होते हुए देखा, तो उन्हीं को आगे बढ़ाने की सोच के साथ मैं आया हूँ। ज़्यादा समय मैं केंद्र की राजनीति में नहीं रहूँगा, ये भी मैं क्लियर हूँ। बहुत जल्द अपने आप को पूर्ण रूप से बिहार में देखता हूँ। एक जो पीढ़ी थी पासवान साहब की, लालू यादव की पीढ़ी, वो फेड कर रही है राजनीति में। नीतीश कुमार को भी मैं अब उसी कैटेगरी में जोड़ता हूं। आप भले ही कह रहे हो कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन एक नई पीढ़ी आ रही है जिसमें चिराग पासवान है, तेजस्वी है और एक पीके भी है। मतलब आप, मैं किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं है, लेकिन शार्प आदमी है पॉलिटिकली। आप इन तीनों के बारे में, दोनों के बारे में क्या राय रखते हैं? एक मेरे अच्छे मित्र हैं, दूसरे मेरे छोटे भाई हैं, बट अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों मेरे प्रतिद्वंदी हैं और दोनों से हमारा गठबंधन बहुत आगे है, ये मैं मानता हूँ। यदि बिहार में बहुत अच्छा करना है, क्या पीके के साथ भी दरवाजा खोल सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो एनडीए गठबंधन में है और बहुत मजबूती से हैं, बट हाँ, मुझे खुशी इस बात की होती है कि जब लोकतंत्र में विकल्प आपको मिलते हैं, ये लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करता है, जितने विकल्प, जितने ऑप्शंस हों। और ये तमाम नेता सही गलत डिबेटेबल बट अपनी अलग अलग सोच के साथ आते हैं, और जनता के पास ये ऑप्शन है, ये विकल्प है कि वो किसके साथ अपनी सोच को जुड़ता हुआ देखना चाहते हैं। चिराग पासवान, आपको बेबाक इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो चिराग पासवान जिन्होंने कहा कि आरक्षण की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है, ये बहुत आगे जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में भी जो मांग है रामविलास पासवान जी के समय से, उसके लिए भी प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार।